हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज फिर से हम एक और म्यूचुअल फंड का रिव्यू लेके आए हैं आपके सामने। काफी सारे कमेंट्स आए। किसी ने डेट फंड के लिए बोला, किसी ने बहुत सारे अलग अलग इक्विटी फंड्स का नाम लिया। बट हमने सोचा और एक आध दो कुछ हाइब्रिड फंड्स की बात की, तो हमने कहा कि चलो हाइब्रिड फंड्स की हमने मेथोडोलॉजी अभी तक दिखाई भी नहीं है अपनी, और डिस्कस भी नहीं किया है अभी हाइब्रिड फंड को किसी को। तो इस वीडियो में वी थॉट कि एक अच्छा बड़ा हाइब्रिड फंड डिस्कस करते हैं। तो वी हैव सिलेक्टेड एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड विच इज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ठीक है, तो वो हम पिक कर रहे हैं। बहुत बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ से प्लस। एग्रेसिव हाइब्रिड जो पहले बैलेंस फंड बोले जाते थे, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। उसका हम डिटेल में रिव्यू करेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे अगेन ये डिफरेंट है इंडेक्स फंड की मेथोडोलॉजी से और इक्विटी की मेथोडोलॉजी से। इंपॉर्टेंट क्या है, जब एज ए इन्वेस्टर हम हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सिर्फ रिटर्न्स को नहीं देखते, हम रिस्क को बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं साथ। क्योंकि हम जब भी हम हाइब्रिड फंड्स में डाल रहे हैं पैसा, राइट, क्योंकि हम एक थोड़े रिस्क कॉन्शियस है या फिर हमारा हॉराइजन छोटा है, तो उसके हिसाब से ही हम हाइब्रिड फंड्स में डालते हैं। तो इसी हिसाब से हमने जो मेथोडोलॉजी एमएफ यज्ञ से जहां से डेटा लिया है, वहां पर डेवलप की है, वो इस हिसाब से की है कि रिस्क को बहुत ज्यादा वेटेज ज्यादा दी है एज कंपेयर टू इक्विटी फंड मेथोडोलॉजी जो हमारी है। तो इसी स्टार्ट करते हैं परिमल, और एचडीएफसी हाइब्रिड को मैं शेयर करता हूं डेस्क। तो ये है, स्टार्ट कर रहे हैं एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड, जो कि मैंने बताया एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। और इसका कंपैरिजन हमें करेंगे क्रिसिल हाइब्रिड 35+65। 35+65 मतलब 65% इक्विटी, 35% डेट। तो ये एक स्टैंडर्ड क्रिसिल के इंडेक्सेस हैं जो हाइब्रिड फंड्स जो मेजरली बेंचमार्क करते हैं अपने आप को अगेंस्ट। और सारा डेटा एज आई सेड एमएफ यज्ञ डॉट इन से लिया है। वहां पे हमने ऑल मेजर हाइब्रिड फंड की कैटेगरीज जो है बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं, जो मेथोडोलॉजी अभी समझाएंगे। और वहां पर रेटिंग्स वगैरह भी दी हैं अच्छे से। अभी हम मेजरली उनके पैरामीटर्स को ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो वीडियो फ्लो कैसा रहेगा, जस्ट क्विकली आपको बता देता हूँ। मार्केट कैप, फिर फंड हाउस और एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में बात होगी, रिटर्न्स के बारे में बात होगी, फिर तीनों टाइप के रिटर्न्स, कैलेंडर, ट्रेलिंग और रोलिंग रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे, फंड मैनेजर के बारे में बात करेंगे, एक्सपेंस रेशियो, डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो का, फिर दोनों इक्विटी और डेट दोनों पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन समझेंगे यहाँ पे। और रिस्क मेजर्स के बारे में भी बात करेंगे। इसमें भी डेट का भी रिस्क मेजर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सिर्फ इक्विटी का नहीं करेंगे, दोनों का रिस्क मेजर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये अब देखते हैं, परिमल आप देखो ये कैसे फंड जो है, मतलब हाइब्रिड फंड है, बट पहले काफी अच्छा एलोकेशन था मिड कैप और स्मॉल कैप में 4-5 साल पहले। और अब जो है वो डिक्रीज करते करते एक अभी मेजरली एक लार्ज कैप ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड बन गया है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है परिमल, मेरे को लगता है कि हाइब्रिड फंड जब हम बात करते हैं तो उसमें मिड कैप स्मॉल कैप एलोकेशन आपको लगता है बहुत ज्यादा लेना चाहिए या नहीं लेना? यहाँ पे कैसा है कि चिराग सेतलवाद जी मैनेज करते हैं इस फंड को, हाँ, तो ही हाँ, इज एन एक्सपर्ट ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स, ट्रू सो ट्रू। दैट्स व्हाई द एलोकेशन थोड़ा बहुत यहाँ पे दिख सकता है। बट दो रिसेंटली एक बहुत ही अच्छा राइज हमने इस फंड के एयूएम में देखा हुआ है, जो आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे। बट उससे पहले एक थोड़ा सा अगर थॉट प्रोसेस हम देखेंगे तो 2018 में जब कैटेगराइजेशन प्रॉपरली डिफाइन हुए थे सेबी की तरफ से, वहां पे एक फंड इस फंड में मर्ज हुआ था। फंड का नाम था एचडीएफसी प्रीमियर मल्टी कैप फंड। राइट। वो फंड वाज अ मल्टी कैप फंड, और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस एक्चुअली उनको पुराना डेटा मर्ज करके दिखाने पड़े। तो 2018 के बाद कंप्लीटली सिनारियो चेंज हुआ है इस फंड के लिए। तो पुराने पुराने डेटा का एनालिसिस थोड़ा सा मतलब डामाडोल हो गया वहां पे। प्रीमियर इक्विटी का भी परफॉर्मेंस इसमें ऐड करना पड़ा, सारी चीजें वेटेड एवरेज के हिसाब से। तो दैट्स व्हाई, तो अभी मुझे लगता है कि ये पैरामीटर पे हमें एग्जिस्टिंग एलोकेशन के हिसाब से ही ज्यादा सोचना होगा। सो रिसेंट जब परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे तो वहां पे भी डिस्कशंस करेंगे। बट ना चाहते हुए भी शायद हो सकता है चिराग जी को लार्ज कैप में एलोकेशन लेने पड़ रहे, बिकॉज ऑफ द सिनारियो, मतलब जो फंड के डायनामिक्स है। बिकॉज दो फंड में कंपैरिजन, एक कंपटीशन चल रहा था एचडीएफसी के, एक था एचडीएफसी प्रूडेंस फंड जो अभी बैलेंस एडवांटेज फंड बन गया है, और एचडीएफसी बैलेंस फंड जो अभी इक्विटी एंड हाइब्रिड इक्विटी हाइब्रिड फंड बन गया, इक्विटी ओरिएंटेड। तो वहां पे दोनों की थॉट प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम हो सकती है एज अ फंड मैनेजमेंट स्टाइल, बट एलोकेशन शायद बिकॉज ऑफ द देयर थॉट प्रोसेस इन द सेंस कि ये स्मॉल एंड मिड कैप के एलोकेशन में ज्यादा भरोसा करने वाले फंड मैनेजर है,
and Mr. Prashant Jain is more towards PSUs and large cap oriented allocation. So that's why. So मुझे लगता है कि अभी इसका हिस्टोरिकल कंपैरिजन करने से ज्यादा हमें करंट इस पे ही कॉल ज्यादा डिस्कशन करनी चाहिए, जो आने वाले पैरामीटर्स पे हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर एक और पॉइंट है परिमल, मेरे को जब हाइब्रिड फंड की मैं मतलब पर्सनली जब बात करता हूँ ना, तो मुझे एक चीज जो है वो हमेशा लगता है कि जब हाइब्रिड फंड में एक एज अ इन्वेस्टर कोई इन्वेस्ट करता है, राइट, तो वो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, मतलब अपेरेंटली, राइट। तो आपको कितना वो मतलब ठीक है, मतलब आपने आपकी चिराग की बात की वो मैं आपकी समझ गया, क्योंकि वो दोनों स्मॉल कैप भी वही संभालते हैं, मिड कैप भी वही संभालते हैं SGFC का, ठीक है। तो ही इज एक्चुअली ए स्मॉल मिड कैप फंड मैनेजर। लेकिन अगर आप वैसे एक जेनरिकली हाइब्रिड कैटेगरी के बारे में बात करें, तो आपको कितना ये सही लगता है कि मतलब अच्छा खासा एलोकेशन होना चाहिए कि आपके हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप में फॉर हाइब्रिड? मुझे लगता है कि हाइब्रिड कैटेगरी है तो वैसे ही वो थोड़ा रिटायरीज की कैटेगरी हो जाती है। वहां से नॉर्मली जो एक नया थीम कंसेप्ट डेवलप हो रहा है इंडिया में, दैट इज SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इट्स लाइक अ पेंशन का रिप्लेसमेंट आपको दिया जा रहा है फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। उस हिसाब से I will never suggest people to invest into small and mid cap oriented hybrid funds. वैसे हो तो दिख भी नहीं रहे कोई ज्यादा, so थोड़ा बहुत allocation is okay, मतलब वहां पे थोड़ा अल्फा आपको क्रिएट करना is okay, but normally अगर आप हाइब्रिड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो हाइब्रिड फंड्स में, the investment horizon should be 3 to 5 years. So 3 to 5 years में स्मॉल एंड मिड कैप का allocation नहीं हो, यही बेहतर रहेगा इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मतलब थोड़ा सा जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंड हाउस, तो सेकंड बिगेस्ट फंड हाउस है SGFC, और बेंचमार्क के बारे में मैंने ऑलरेडी बात की है, एग्रेसिव हाइब्रिड है, काफी पुराना फंड है, मतलब ऑलमोस्ट एक्चुअली 20 इयर्स होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ इसको, तो 20 इयर्स में, और रिटर्न सिंस इंसेप्शन एक हाइब्रिड फंड के हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं, ऑलमोस्ट 15% पर एनम रिटर्न्स फॉर ए फंड व्हिच हैज अ 65 to 70% इन इक्विटी और ऑलमोस्ट 30% इन डेट। तो वो एक मेरे को लगता है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी परिमल ने बोला भी कि बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुए फंड के बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, स्पेशली आई थिंक 2014-2017 में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था फंड का, और उसकी वजह से फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 20,000 क्रॉस कर गया था, 22-23,000 पे पहुंच गया था। बट अभी मार्केट भी थोड़ा गिरा और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी शायद थोड़ा गिरा लास्ट 1-1.5-2 साल में, और उसकी वजह से थोड़ा एक डिप आया, बट बहुत ज्यादा ऐसा मेजर डिप नहीं है। अगर इंडस्ट्री के हिसाब से देखें या कैटेगरी एवरेज के बारे में बात करें तो सिमिलर ही डिप है परिमल यहाँ पर, राइट। तो मतलब आई थिंक हाइब्रिड कैटेगरी में सब जगह पे ही ये डिप देखा गया है, सारे ही अक्रॉस द फंड्स भी, तो ग्रोथ वैसे दिखी ही नहीं है। ओवरऑल परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने कुछ ऐसे आई हैव सीन दैट कि हाइब्रिड कैटेगरी में SWP का एक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, वो मेजरली पुशिंग की वजह से हुआ था या सही में जेन्युइनली हुआ था, वी डू नॉट नो, बट उसके चक्कर में बहुत सारे एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गए थे, तो वो एक्सपेक्टेशंस जब फुलफिल नहीं हो रहे थे, लोगों को ऐसा लगा यार ये तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल रहा हूँ SWP के थ्रू, तो उस वजह से डी ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रही है ऑफ द AUM, which is logical, but I still feel that this category has a good future in coming years. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम करते हैं रिटर्न्स की बात, और हम तीनों रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे, ट्रेलिंग, कैलेंडर और रोलिंग रिटर्न्स डिटेल में बात करेंगे। तो रिटर्न्स जैसा मैंने बताया कि लास्ट 1 ईयर में रिटर्न्स अच्छे नहीं रहे फंड के, कैटेगरी एवरेज से थोड़े खराब ही रहे हैं, और बेंचमार्क के बहुत अच्छे रिटर्न्स रहे हैं लास्ट 1 ईयर और 3 ईयर और एक्चुअली 5 ईयर में भी। और उसका रीजन परिमल मैंने एक्चुअली देखा था क्रिसिल का, तो वो यही था कि उनके पास मेजरली सब लॉन्ग टर्म डेट है, 35% जो क्रिसिल है, तो वो लॉन्ग टर्म डेट है, और आपको पता है लॉन्ग टर्म डेट ने तो कैसा परफॉर्म किया है लास्ट 1.5-2 साल में, बिकॉज़ लॉन्ग टर्म डेट में बिकॉज़ द इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन डाउन ड्रास्टिकली, तो उनको कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत सही से मिला है। सो इवन दो इक्विटी इज नॉट परफॉर्मिंग फॉर लास्ट 3 इयर्स, ऐसा अगर हम समझे, बट उसके बावजूद 6% का रिटर्न जो क्रिसिल हाइब्रिड इंडेक्स ने दिया है, दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट एलोकेशन। और वैसे भी अगर आप क्रिसिल के हाइब्रिड डेट में एलोकेशन लेना चाहते हो तो वो वैसे भी अवेलेबल नहीं है कहीं पे, एटलीस्ट उसके तो ETF अभी तक मार्केट में कुछ आए नहीं है, तो जब आएंगे तब रिप्लेसमेंट हो सकती है, कुछ आपको ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। बट नाउ फॉर हाइब्रिड कैटेगरी आई थिंक द लॉजिकल कंपैरिजन वुड बी between the fund and the category average. That would be the logical comparison if we want to do anything.
राइट, तो उस हिसाब से मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसा खराब कोई परफॉर्मेंस नहीं है ट्रेलिंग में, मतलब लास्ट एक साल का ही परफॉर्मेंस है, वो शायद हर जगह वो लास्ट एक डेढ़ 2-3 साल में यही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो थोड़ा जो परफॉर्मेंस गिरा है वो लास्ट 1 ईयर में ही गिरा है, और ये 30 जून का डेटा है सारा, तो जुलाई में ऑब्वियसली द थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, राइट। अगर हम कैलेंडर में भी देखेंगे तो आप देखेंगे कैलेंडर में कोई बहुत खराब ईयर नहीं रहा है, अगर हम दोनों के हिसाब से देखें तो 2019 ऑलमोस्ट सिमिलर था, 2018 में भी कैटेगरी एवरेज के आसपास थे, 2017 में भी आसपास थे, 16 बहुत अच्छा था, 2014 बहुत अच्छा था, 13 बहुत अच्छा था, तो 2-3 बहुत अच्छे साल गए हैं, ठीक है, और बाकी ओके ओके टाइप्स रहे हैं, तो मतलब एक मतलब एक पॉजिटिव जो देखेंगे, बहुत खराब परफॉर्मेंस तो नहीं है परिमल यहाँ पर कैटेगरी एवरेज के। आई थिंक 50-50 लग रहा है लास्ट 8-10 सालों में, लाइक 50। तो यहाँ एक चीज देखने होगी गौरव, जब हम रिटर्न्स का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो इसमें अगर प्योरली एचडीएफसी बैलेंस फंड का परफॉर्मेंस देखा जाता ना तो काफी अच्छा था, बट जैसे ही मल्टी कैप फंड का प्रीमियर मल्टी कैप फंड को इसमें मर्ज किया गया ना, उसकी वजह से परफॉर्मेंस खराब होता हुआ नजर आ रहा है, सो दैट वी विल हैव टू सी। तो इसीलिए अगर आप बैलेंस एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड को कंपेयर करना चाहते हो तो पुराना डेटा ज्यादा रिलेवेंट नहीं हो सकता, बिकॉज मल्टी कैप फंड प्रीमियर मल्टी कैप फंड के अंडर परफॉर्मेंस भी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, और वहां अब मल्टी कैप फंड का हाइब्रिड के साथ अगर कंपैरिजन करोगे तो डेफिनेटली एक अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे नजर आ रहा है इस फंड का। सो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे हमने रिसेंट परफॉर्मेंसेस सिंस द मर्जर वो परफॉर्मेंसेस ज्यादा एनालाइज करने चाहिए in this particular, ये 2 साल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, yes I think that is more important, which is okay, मतलब वहां पे भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस नजर आ रहा है, that could be one of the reason कि भाई इसमें स्मॉल एंड मिड कैप का थोड़ा सा एलोकेशन है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, that's why the sluggishness could be there with the category average also। बिल्कुल बिल्कुल राइट, नहीं एब्सोल्युटली, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि लास्ट के 2 साल का परफॉर्मेंस आर मोर इम्पोर्टेंट, और वो एक स्मॉल मिड कैप का भी इनका थोड़ा रहता है, और उसकी वजह से भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो रोलिंग रिटर्न्स में परिमल यहाँ पर देखें अगर हम, तो एक मुझे थोड़ा सा ये लगा कि अभी हम जब रोलिंग रिटर्न्स देखेंगे तो एक हाइब्रिड इक्विटी में 3 इयर्स में लोवेस्ट रिटर्न्स -2.5 भी दिए, और मतलब एक्चुअली इक्विटी टाइप का रिटर्न्स है, अगर आप देखेंगे तो वही चीज है कि 7+ रिटर्न्स प्लस इयर्स का ही एक होराइजन दिख रहा है, जो अच्छा होराइजन है एक्चुअली फिर राइट। मुझे लगता है कि ये जो एक तो कैसा है कि लोएस्ट रिटर्न ये जो हमने देखे ना अभी -2.5% या फिर 5 साल के 2.5%, दैट इज बिकॉज ऑफ द मेजर इवेंट वी हैव विटनेस्ड इन दिस पर्टिकुलर ईयर। ये कोविड का जो इम्पैक्ट रहा उसकी वजह से मार्केट जो नीचे गए, उसका ऑब्वियसली ये रीडिंग्स है, हमारे रीडिंग्स, व्हाट आर दीज आर रीडिंग्स वी टेक। सो ये लोएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस हमने ऐसे कोई सिनेरियोज नहीं देखने चाहिए। नॉर्मली हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि 3 to 5 years के हिसाब से वन कैन थिंक अबाउट हाइब्रिड फंड्स, बट ये ऐसे अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स अगर हो जाएंगे तो पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस गलत हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई अभी ये डेटा एनालिसिस भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई 3 से 5 साल भी नहीं, 7 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए अगर आप फंड में इस टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो, विच इज मुझे लगता है थोड़ा सा हार्श है ऐसी कैटेगरीज के लिए, बट दैट्स हाउ इक्विटी वर्क्स। अगर इक्विटी का एलोकेशन ले रहे हो तो ऐसे सरप्राइजेस या फिर ऐसे शॉक्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में, इन्वेस्टमेंट लाइफ में, तो आपने उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। राइट राइट, मतलब अगर हम एक 5 ईयर का एक एवरेज लें तो एक मतलब हमें एक्सपेक्ट जो है 11 से 19% ये रिटर्न दे सकता है, तो मुझे लगता है काफी अच्छे रिटर्न्स है एक हाइब्रिड फंड के हिसाब से। डबल डिजिट रिटर्न्स वन कैन एक्सेप्ट, 10 से 11% के रिटर्न्स वन शुड एक्सपेक्ट, दैट्स व्हाट फ्रॉम दिस कैटेगरी। तो फंड मैनेजर मेरे ख्याल से परिमल आपने ऑलरेडी बात की है कि ऑलमोस्ट मैनेजिंग दिस फंड, राइट, तो कोई चेंज नहीं है, बहुत ही स्टेबल फंड मैनेजमेंट है और बहुत ही फेमस और बड़े फंड मैनेजर हैं। आई थिंक स्मॉल मिड कैप कैटेगरी में सबसे बड़े फंड्स मैनेज करने वाले फंड मैनेजर है। बिल्कुल बिल्कुल, और मिड कैप तो मेरे ख्याल से वो भी 20,000 करोड़ टच कर गया था मेरे जहां तक। हाँ, अभी थोड़ा नीचे आया है, बट आई थिंक दैट वाज आल्सो बिगेस्ट मिड कैप फंड। मिड कैप फंड एग्जैक्टली। अब ये बात करेंगे यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो का, तो एक्सपेंस रेशियो क्या है कि बराबर टाइप ही है एक्चुअली, रेगुलर प्लान में थोड़ा कम है और यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लुकिंग एट द परफॉर्मेंस होना नहीं चाहिए। बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट वाला फंड और ज्यादा रखे अगर कैटेगरी एवरेज से, तो थोड़ा सा मुझे एक अच्छा नहीं लगता है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के जो पुण्य है ना पुराने, बहुत जबरदस्त है, उसकी वजह से ना देयर आर सो मेनी फैंस ऑफ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, और फिर वहां पे आई थिंक दे आर कैपिटलाइजिंग ऑन दैट ब्रांड वैल्यू, एंड दैट्स व्हाई दे आर चार्जिंग मोर ऑन डायरेक्ट प्लान्स आल्सो,
because they know there will be a lot of investors which want to be associated with HDFC Mutual Fund because of the phenomenal performance this particular fund house has given since last 20 years. So वो हो सकता है, I think वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड HDFC AMC का ये लिस्टिंग टाइम था, देखो आप। Yes, I think तब उन्होंने एक अच्छा खासा पुश AUM कलेक्शन के लिए किया था, उसकी वजह से ये नीचे गए थे एक्सपेंस रेशियोज, एंड देन एक स्टेडी राइज हमने वहां पे देखी है। सो फॉर लिस्टिंग दे नीड टू शो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, देन वंस गेट लिस्टेड दे नीड टू शो अर्निंग्स फॉर द शेयर होल्डर्स। तो उसके हिसाब से ये एक्टिविटी हुई है, राइट, वो क्लियर दिख रहा है। अदरवाइज परफॉर्मेंस के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये मेरे को याद है ना, सभी फंड का क्या है, एचडीएफसी स्मॉल कैप वगैरह का भी डायरेक्ट प्लान शायद 0.6-0.7%। और मुझे ये समझ में नहीं आया था, ये जो चीज हुई थी ये मैक्सिमम इन्होंने ना इसके साथ ही की थी, इनके डायरेक्ट प्लान्स के साथ, नॉट विद रेगुलर के साथ नहीं किया था। रेगुलर के साथ नहीं, रेगुलर एज पर सेबी के नए जो डायरेक्शन आए थे अकॉर्डिंग टू द AUM परसेंटेज शुड गो डाउन, वो सब चीजें हुई, बट डायरेक्ट के साथ तो इन्होंने कुछ बड़ा, आई हैव सीन देयर मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स डायरेक्ट प्लान्स वर हैविंग 0.49% ऑफ द, वही मैं कह रहा हूं, ऐसा ही था वो, मतलब सरप्राइजिंग कलेक्शन का खेल था शायद वो। एग्जैक्टली बिल्कुल राइट। तो अब बात करेंगे, थोड़ा रिस्क लेवल पे जाएंगे। अभी तक हमने सारी मेजरली रिटर्न्स वगैरह की बात की है, ग्रोथ के बारे में बात की है। अब जब हम, जैसे मैंने बताया कि हाइब्रिड में वी फोकस अ लॉट ऑन द रिस्क साइड एज वेल, ठीक है ना। तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के फंड है, फाइनेंशियल सेक्टर ओरिएंटेड। 37% एलोकेशन फाइनेंशियल में है, 13% इंजीनियरिंग में है, 11% एनर्जी में है, फिर टेक में है। तो एक परिमल फाइनेंशियल ओरिएंटेड फंड है, बहुत ही फाइनेंशियल फोकस्ड। आई थिंक एग्रेसिवनेस तो है, एग्रेसिवनेस है, बिकॉज हो सकता है कि फंड मैनेजर का स्टाइल भी एग्रेसिव रहा है, तो उसके चक्कर में एग्रेसिवनेस यहाँ पे नजर आ रहा है हमें। सो अगर परफॉर्मेंस आ रहा है तो वी शुड नॉट क्रिटिसाइज, अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू क्रिटिसाइज, व्हिच वी विल मेरे ख्याल से एक रीजन भी हो सकता है ना कि लास्ट एक साल का जो परफॉर्मेंस थोड़ा सा कैटेगरी एवरेज के नीचे दिख रहा था। आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज इज वन ऑफ द मेजर रीजन। हाँ, मेजर रीजन, राइट, बिकॉज़ वही सबसे ज्यादा, उसी की हालत सबसे ज्यादा खराब हुई, और कोरोना पे भी इम्पैक्ट सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से उसी सेक्टर ने सबसे बड़ा इम्पैक्ट लिया है। ट्रू, राइट। और ये चीज फिर से अगर हम टॉप 20 स्टॉक्स देखते हैं तो वही चीज है कि यूजुअल सस्पेक्ट एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक। जब हम निफ्टी नेक्स्ट 20 की बात, 50 की बात कर रहे थे, तो हम यही कह रहे थे कि ये फंड्स, ये सब स्टॉक्स नहीं दिखेंगे आपको, और यही देखिए आप यहाँ पर। तब आई थिंक वही यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं हर जगह। टॉप 5-6 stocks are having 30% allocation. यस, हाँ, और वही है, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर क्लियरली दिख रहा है कि एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी लिमिटेड है, एक्सिस बैंक है, एसबीआई है। हाँ, तो वो एक क्लियरली दिख रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर पे बहुत बड़ा एलोकेशन लेते हैं। ट्रू। और ज्यादा कुछ ऐसा टेंशन वाला कोई लग रहा है तो हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं। परिमल, ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, क्योंकि ना काफी ज्यादा जब मैंने हाइब्रिड फंड्स का रिव्यू किया है, प्रॉब्लम क्या होता है ना हाइब्रिड फंड्स में, अगर हम बहुत सारी जो रिव्यू वेबसाइट्स हैं या जहां पर डेटा मिलता है हमें लेटेस्ट, तो हमें ना ये नहीं पता चलता कि डेट का एलोकेशन क्या है हाइब्रिड में, कोई भी नहीं बताता। मतलब बहुत कम ऐसी वेबसाइट है, मैंने नहीं देखी कोई जो डेट का वो बताते। तो काफी बार क्या होता है ना, डेट में बहुत सारे हाई की पेपर्स छुपे हुए होते हैं, राइट, क्योंकि हाइब्रिड में क्या है ना, लोगों को इक्विटी पे फोकस करते हैं लोग, डेट पे फोकस नहीं करते। लेकिन अभी हमने जो भी चीजें हुई हैं, हम सब डेट पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि एक्चुअली हाइब्रिड में मान लो कोई गंदा छुपा हुआ है और उसने राइट आई थिंक दैट परफॉर्मेंस वुड बी। और बीच में इन बिटवीन हमने देखा भी था, बहुत सारे डेट फंड से मूवमेंट हुए थे हाइब्रिड फंड्स में, कुछ सिक्योरिटीज के, बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी इशू, नॉट डिफॉल्ट रिस्क। तो वो सारी चीजें भी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। हाँ, काफी बार जो है ना फंड हाउसेस क्या करते हैं, वो गंदे जो अपने वो होते हैं पेपर्स, वी विल नॉट यूज द वर्ड गंदे, हो रही है तो हाइब्रिड में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि वहां छुप जाते हैं वो, क्योंकि हाइब्रिड में सबका स्टॉक्स पे फोकस है, और थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस यहां से ये मैंने जा सकता है वो इक्विटी से। एग्जैक्टली ना, वो पता भी नहीं चलेगा लोगों को कि बार वो इक्विटी पे सब ब्लेम करेंगे ना, मान लो गिर जाता है, यहाँ पे ऐसा कोई नजर नहीं आया, डेट पे नहीं पकड़ेंगे। तो मैंने हाँ, ऐसा नहीं नजर आया, तो वो मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट यहाँ पर कोई ऐसा खराब एलोकेशन वाला चीज नहीं है। सब अच्छी कंपनीज हैं, या तो पीएसयूज हैं मेजरली, और कोई प्राइवेट कंपनीज भी हैं, सब अच्छी बड़ी कंपनीज हैं। तो किसी में ऐसा कोई रिस्की पेपर तो एटलीस्ट नजर नहीं आ रहा है, राइट। अब हम एक्चुअल में रिस्क की बात करते हैं
तो रिस्क रेशियोज की तो डेफिनेटली बात राइट, तो वही है कि एक अगर स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से देखें तो बिल्कुल कैटेगरी एवरेज के आसपास का लगातार उसका रिस्क रहा है। इवन बीटा में भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है, ठीक है। तो वो चीज एक मतलब एवरेज रिस्क लेते हैं। अल्फा जैसे आप डिस्कस किया था रिटर्न्स में कि कंसिस्टेंटली अच्छा अल्फा क्रिएट कर रहे थे पहले, लेकिन इंडेक्स तो हम अगेन इंडेक्स पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इंडेक्स के साथ कंपैरिजन बहुत फेयर नहीं है, राइट, क्योंकि इंडेक्स में बहुत लॉन्ग टर्म डेट है, राइट। तो इसीलिए वो नेगेटिव अल्फा दिख रहा है यहाँ पे अभी, लेकिन एवरेज के आसपास ही है एक्चुअल में अभी। तो थोड़ा सा एवरेज के आसपास हुआ पहले से वो, और परिमल ने शायद ऑलरेडी ये बता दिया है कि वो एक रीजन उसका भी हो सकता है कि उन्होंने जो मर्ज हुआ उसकी वजह से भी बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, राइट। और तो ओवरऑल मुझे वैसे एसेट कुछ इशू नहीं है, और छोटे बड़े लास्ट में जो थोड़ा बहुत ये गिरता हुआ अल्फा नजर आ रहा है वो फाइनेंशियल सेक्टर में हाई एलोकेशन की वजह से ही मेजरली प्रॉब्लम नजर आ रही है। यस, राइट, पी रेशियोज तो फाइनेंशियल सेक्टर के गिर रहे हैं, तो इसके भी गिर रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा मैंने देखा इनके पीएसयू स्टॉक्स भी लिए गए हैं, राइट। आई थिंक मिस्टर प्रशांत जैन का थोड़ा सा ज्यादा आई थिंक इम्पैक्ट नजर आ रहा है इवन चिराग पे भी, कि थोड़ा सा एलोकेशन पीएसयूज में भी बड़ा नजर आ रहा है, जैसे एसबीआई दिखा या पावर ग्रिड दिखा, तो एग्जैक्टली। और क्रेडिट रिस्क में एक बहुत अच्छा ट्रेंड है परिमल, ये अगेन ये हमारा बहुत ही फेवरेट चार्ट है मेरा, कि बहुत अच्छे से पता चलता है कि थॉट प्रोसेस क्या है फंड मैनेजर का स्पेशली। और ये कहीं नहीं मिलेगा ये चार्ट, हमें सिर्फ एमएफ यज्ञा पे ही मिलेगा, आई एम श्योर कहीं नहीं मिलेगा ये चार्ट अपने को, ठीक है। कि एक सोवरन फोकस था बिल्कुल पहले, राइट, ठीक है, और अब जो है वो एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फोकस बन चुके हैं, और ट्रिपल ए और डबल ए फोकस ज्यादा है, ठीक है। थोड़ा ए फंड्स ए बी लिए हुए हैं, और सोवरन पे कम इम्पैक्ट हो गया है। तो ये इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से हो सकता है क्या परिमल, की इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं तो अभी उनको लग रहा है कि यार लॉन्ग टर्म पेपर लेंगे तो पता नहीं कुछ रिटर्न मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो शॉर्ट टर्म पे चले जाओ। नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि एवरेज मैच्योरिटीज ये शॉर्टर ड्यूरेशन की लेने की कोशिश हो रही है, उसके चक्कर में शायद कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे ज्यादा फोकस आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा इन बिटवीन इसकी वजह से हुआ था थोड़ा बहुत, तो वहां पे भी लगा था नोबडी एक्सपेक्टेड कि जिस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड्स गिरे हैं वो किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था, तो ये एक सरप्राइज मूव रहा। दैट्स व्हाई द बेंचमार्क रिटर्न्स आर लुकिंग गुड, बिकॉज वहां पे यील्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड बहुत ज्यादा डाउन हो गई, एप्रिसिएशन वहां पे ज्यादा हो गया। नोबडी एक्सपेक्टेड, इवन फंड मैनेजर्स, बिकॉज ये जो इवेंट हुआ है ये इवेंट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसपे ऐसे अनप्रेसिडेंटेड रिएक्शंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आ सकते हैं, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। So that's why it was like they were focusing more on corporate debt because they were not finding many opportunities in government securities. उनको ज्यादा डाउन फॉल शायद नहीं दिख रहा था डाउनसाइड जिस टेक में, so that's why. So ये थोड़ा सा कॉल मैं ये नहीं बोलूंगा गलत गया, बट इनके एलोकेशन जो हुए वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं नजर आए उस वक्त। ट्रू, राइट। तो एज सच तो, लेकिन रिस्क वाइज मेरे ख्याल से काफी एक क्लीन पेपर्स हैं, मतलब कुछ ऐसा आई डोंट थिंक देयर इज एनी मच ऑफ रिस्क भी नहीं एलोकेशंस। यस, हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई डिफॉल्ट हुआ है, पुराना भी मैंने चेक किया अच्छे से, ये मतलब हमने पूरा चार्ट हुआ है, तो कोई ऐसा नहीं दिखा कि कोई जंक। और ये एक हमें हमेशा याद रखनी होगी, जो डेट सिक्योरिटीज डेट फंड्स होंगे ऐसे कंपनीज के, जैसे कि एचडीएफसी हुआ, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हुआ, या फिर कोटक म्यूचुअल फंड हुआ, या फिर आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हुआ, या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड हुआ, ये जो डेट फंड्स होंगे इनके, तो यहाँ पे जो एक्चुअल इम्पैक्ट जैसे हमने फ्रैंकलिन में देखा या फिर यूटीआई में देखा, वो शायद इतना एग्रेसिवनेस कभी नहीं रहेगा इन फंड्स में। और दूसरी बात, जैसे अगर कुछ डिफॉल्ट होता है, जैसे एसएल के पेपर्स में डिफॉल्ट हुआ था, तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में अपनी बैलेंस शीट पे लिया वो लॉस। तो ये समझना होगा, बिकॉज as a group they will never want to have that negative image in their depositors mind कि भाई इनके म्यूचुअल फंड में डिफॉल्ट हो रहा है और इनके म्यूचुअल फंड में पैसा डूब रहा है। तो ये चीज हमने देखनी चाहिए। तो यहाँ हमेशा मेरा एक सजेशन रहता है कि नॉर्मली अगर पॉसिबल तो इट्स बेटर टू बी विद दीज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस जिनको बैकिंग एक अच्छी बड़ी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की बैकिंग है, तो वो उनका ब्रांड इमेज विल बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम रादर देन टेकिंग ये ऐसे डिफॉल्ट वगैरह होने देंगे वो। So that is one thing investors should look at for debt side of allocations. बिल्कुल, absolutely, right.
ठीक है, अब इसी टाइप से अब इंटरेस्ट रेट रिस्क हमने 2 साल का प्लॉट किया तो वो भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, जैसे आपको दिख ही रहा है यहाँ पर कि सोवरन से जा रहे हैं मोजली कॉर्पोरेट की तरफ, राइट। तो उसकी वजह से मॉडिफाइड ड्यूरेशन और एवरेज मेच्योरिटी दोनों between 2 to 3 years, yes. राइट। तो And that is one of the reason why उनके डेट पोर्टफोलियोज थोड़े से खराब परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू द बेंचमार्क, बिकॉज वहां पे लॉन्गर मैच्योरिटीज थे, यहाँ पे शॉर्टर मैच्योरिटीज है कंपेयर टू द बेंचमार्क। राइट राइट राइट। और राइट यू आर सेइंग, और इवन एवरेज लाइक मतलब मेरे ख्याल से एवरेज ने भी एक्चुअली ठीक ठाक है, इनका काफी नीचे है एवरेज से, एवरेज मैच्योरिटी भी। आई थिंक मुझे तो लगता है कि हाइब्रिड कैटेगरी में the fund managers will never want to beat the index, they will want to beat the category average. Competition को beat करना चाहेंगे rather than benchmark को। राइट। तो इसी तरह से अगर हम YTM देखें तो काफी एक एवरेज के आसपास है कुछ ऐसा। आ गया आई थिंक दिस शोज कि रिस्क बिल्कुल लेना नहीं चाहते। 6.8% का एवरेज YTM है yield to maturity, so there should not looks like there is very less amount of risk involved. Yes. तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि स्पेशली इस फंड की कि हमने मतलब जिस तरह से एनालिसिस किया है अगर हम देखेंगे तो मेजरली यही है परिमल की बहुत ही डेट वाइज जो है ना वो सेफ खेलते हैं, वहां पे ज्यादा रिस्क नहीं है। और मेरे ख्याल से हमने अच्छे से एनालिसिस किया कि जो रीजन है लास्ट 1 ईयर का अंडर परफॉर्मेंस का वो थोड़ा फाइनेंशियल सेक्टर पे हाई एलोकेशन का लग रहा है, जो आई थिंक वो सबसे बड़ा रीजन है। हाँ, अभी इनके एलोकेशन है वहां पे, और वो तो है ही, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, किसी की कॉल सही होती है। लाइक यू सेड कि कोरोना तो नो वन एक्सपेक्टेड एनीथिंग लाइक दैट, तो अगर तो उसके हिसाब से तो नो वन कैन प्लान एनीथिंग, राइट। किसी की कॉल सही हो गई, किसी ने बाई चांस ठीक कर दिया उस टाइम पहले से, तो उसकी ठीक हो गई, और जिसने नहीं किया उसकी खराब हो गई, तो वैसा हो गया, राइट। बट ओवरऑल एज सच मुझे कोई इशू लग नहीं रहा है फंड में, मतलब कोई अगर इन्वेस्टेड है तो आई थिंक ही शुड स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्गर टाइम, राइट। थिंग्स शुड स्टार्ट इंप्रूविंग मेरे ख्याल से, राइट। थोड़ा फाइनेंशियल सेक्टर अगर इंप्रूव होता है या फिर ये कम करते हैं एलोकेशन अपना। और एज सच आपका कुछ एक लास्ट नोट इफ यू वांट टू से फॉर द इन्वेस्टर, या कोई नया अगर इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो क्या? नहीं, मुझे ऐसा कोई वैसे प्रॉब्लम नजर नहीं आता, दो आई डोंट वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ डायरेक्ट एडवाइस बिकॉज़ इट विल नॉट बी राइट फॉर द इन्वेस्टर आल्सो। सो ऑब्वियसली आपके एडवाइजर को पूछ के अपने इन्वेस्टमेंट के कॉल्स लेने चाहिए, बट ओवरऑल लुकिंग एट द फंड हाउस या फिर ओवरऑल फंड मैनेजमेंट का जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है मिस्टर चिराग का, वो बहुत सही है। मुझे कोई वैसे प्रॉब्लम नजर नहीं आता है उनके थॉट प्रोसेस में। So I think I look at him as a future CIO of HDFC Mutual Fund. So definitely there should not be any problem. और मुझे हमेशा लगता था जब ये कैटेगराइजेशन हुए थे, who will win the race, who will have that hybrid category, किसको मिलेगी, मिस्टर प्रशांत जैन को मिलेगी या मिस्टर चिराग को मिलेगी? So in that particular race, I think Mr. Chirag won the race. So इसीलिए I still believe कि over the longer horizon he is a capable person to deliver good returns. Great. Okay, so thank you so much everyone. I hope you liked our review. इस टाइप के हाइब्रिड फंड्स के ऑलमोस्ट सारे मेजर फंड्स हमने रिव्यू करके रखे हैं MF यज्ञ पे, और इसी टाइप की मेथोडोलॉजी, डेट पे काफी फोकस, रिस्क पे बहुत फोकस करते हुए, ठीक है। जो डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, यू कैन फाइंड इट ऑन mfyajna.in, और वहां पे यू कैन टेक अकॉर्डिंगली कॉल्स कि अगर आपको एंटर करना है, होल्ड करना है, क्या है वो। हमने वहां पर रेटिंग्स भी दी हुई हैं और अपने कमेंट्स भी दिए हुए हैं हर फंड के ऊपर, विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर डिसीजन मेकिंग। So that is all we have on this. Have a great time ahead. Jai Hind.